दोस्तों, मेरा नाम शिवेंद्र सिंह गौड़ है और NIA नंबर 1 इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता है कि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं और इंग्लिश में मैंने कई सारे वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के बहुत सारे वीडियो लेक्चर अपलोड किए हैं, प्रोनाउन के करे हैं और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव्स। इससे पहले मैंने एडजेक्टिव्स के 2 ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, लेकिन आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग सीधे सीधे उन एडजेक्टिव्स के ऊपर फोकस करेंगे जो एग्जाम में डायरेक्टली 2 से 3 नंबर आपके स्कोर करा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको डायरेक्टली 2 से 3 नंबर स्कोर करने हैं एग्जाम में, तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग बढ़ते हैं सम इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स के साथ। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स में लिटिल। तो लिटिल का अर्थ क्या होता है? तो लिटिल का अर्थ होता है कुछ नहीं या नहीं के बराबर। मतलब आपको कुछ नहीं या नहीं के बराबर वाला भाव देना होगा तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा? लिटिल का यूज करना पड़ेगा। अच्छा, लिटिल का यूज करेंगे, फ्यू का यूज करेंगे, ये आपको 2 या 3 स्लाइड के अंदर क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि किस जगह लिटिल का यूज करते हैं और किस जगह हम लोग जो है आपका फ्यू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, वो है कि ही हैज लिटिल मनी। इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका अर्थ ये है कि उसके पास कुछ नहीं है, मतलब थोड़े भी पैसे नहीं है या पैसे जो है कुछ नहीं के बराबर है। मतलब आप मान लो कि आप ए से पैसे मांगते हो और बी आपका दोस्त है, तो आप बी से शेयर कर रहे हो कि मैं ए से पैसे मांगता हूं, तो मैं उससे मांग लूं क्या? तो बी उसकी तरफ से रिप्लाई करा कि यार उसके पास थोड़े भी पैसे नहीं है, क्या करेगा मांग के, तो आपका काम नहीं होगा। तो इस प्रकार के नेगेटिव भाव में हम लोग क्या करते हैं? लिटिल का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है अ लिटिल। अ लिटिल का अर्थ क्या होता है? तो अ लिटिल जो होता है वो होता है थोड़ा या कुछ। तो लिटिल और अ लिटिल में अंतर क्या हुआ? तो वहां पे कुछ नहीं था और यहाँ पर क्या है? कुछ है। मतलब वो था नेगेटिव भाव का और ये क्या है? पॉजिटिव भाव का। तो एग्जाम्पल है इसका, ही हैज अ लिटिल मनी। इसका मतलब क्या हो गया? उसके पास थोड़े पैसे हैं या कुछ धन रखा हुआ है उसके पास। अब ऐसे में वापस से आपने वही ए बी वाली बात है, ए से आप पैसे मांगते हो, बी से आप बोल रहे हो, तो बी रिप्लाई कर रहा कि थोड़े पैसे हैं, मांग के देख, क्या पता दे दे। तो मतलब थोड़ा पॉजिटिव आपको फीडबैक मिला। तो जब भी आपको थोड़ा सकारात्मक भाव देना होता है थोड़े या कुछ के सेंस में, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? अ लिटिल का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं हम लोग द लिटिल पे। अब द लिटिल क्या होता है कि जितना भी थोड़ा बचा है वो सबका सब। तो द लिटिल का अर्थ है जो भी बचा है सब कुछ। ठीक है, तो मतलब आपने जो ए से और बी से जो बात कर रहे थे हम लोग, उसी के बारे में बात करते हैं कि मान लो कि आप ए से पैसे मांगते हो, आप उससे मांगते हो 1000 रुपए और बी से आपने बोला कि यार मैं उससे 1000 रुपए मांगता हूँ। तो बी रिप्लाई करता है कि हाँ उसके बाद 2-4 हजार रुपए रखे हुए हैं, है ना, या मान लो कि 1000 रुपए रखे हुए हैं। द लिटिल मनी ही हैड, जो भी था उसके पास, तो उससे आप मांग लो, है ना। तो द लिटिल मनी ही हैड ही गेव टू यू, जिसके पास जितना भी थोड़ा पैसा था उसने तुम्हें दे दिया। एग्जाम्पल क्या है? द लिटिल मनी ही हैड वाज स्टोलन। तो मतलब इसका ये हुआ कि जितना भी थोड़ा पैसा था उसके पास वो क्या हो गया? सब चोरी हो गया। दोस्तों तीनों में अंतर समझ में आया? लिटिल जो होता है वो नेगेटिव होता है, अ लिटिल जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और द लिटिल क्या हो जाएगा? द लिटिल जो हो जाएगा आपका जितना भी थोड़ा है वो सबका सब। ठीक है, अब आगे है नोट। तो नोट क्या है कि ये सब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है जो मात्रा का बोध कराते हैं। इनके साथ हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, मैं कभी कभी सिंगुलर नहीं लगाता हूं अनकाउंटेबल के साथ। उसका कारण क्या है? जब मैंने आपको नाउन्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि नाउन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। और जो अनकाउंटेबल होता है वो क्या होता है? हमेशा सिंगुलर ही होता है। अनकाउंटेबल के अंदर 2 चीजें आती है, एक तो मटेरियल नाउन और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिन भी लोगों ने, विद्यार्थियों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आपको ये लेक्चर इतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव्स होता क्या है? एडजेक्टिव्स होता यही है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे आई बटन है दोस्तों, इसको टच करें, आपको पहला लेक्चर दिखाई देगा और उसको एक बार देखें और फिर इस लेक्चर को देखें, अच्छे समझ में आएगा। चलिए, तो ये क्या है? लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स है। क्या? मात्रा बताते हैं। तो मात्रा किनकी बताते हैं? जिनको गिना नहीं जा सकता, है ना दोस्तों। चल आगे बढ़ते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं आगे। तो एग्जाम्पल है पहला, देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा ग्लास में थोड़ा भी पानी नहीं है या कुछ नहीं है। क्या होता है ना, खाली ग्लास है जिसके अंदर थोड़ी देर पहले पानी था, अब पानी उसमें से किसी ने पूरा पी लिया, ठीक, अब थोड़ा सा हल्का सा नीचे बचा रहता है और किसी और ने पानी मांगा तो आप बोलोगे यार ग्लास में थोड़ा भी पानी नहीं है, है ना।
होता है उसके अंदर जो होता है, उसकी जो सरफेस होता है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी लगा हुआ होता है, लेकिन वो पीने लायक नहीं होता, उससे आपकी प्यास नहीं बुझती है। तो ऐसे में नेगेटिव भाव देना होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, लिटिल का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे है हमारे पास देयर इज लिटिल ऑयल इन द बॉटल। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बॉटल में थोड़ा भी तेल नहीं है। बोतल में थोड़ा भी तेल नहीं है मतलब क्या हो गया इसका, कि आपने एक खाली बोतल है, खाली बोतल में जो होता है उसके सरफेस पे सारी तेल जो है चिपका हुआ रहता है। आपने बोला कि बोतल में तेल है क्या, तो सामने वाला जवाब दिया कि उसमें थोड़ा भी तेल नहीं है। मतलब अगर आप उसके अंदर एक्चुअल में होता है, थोड़ा सा होता है, लेकिन वो किसी काम का नहीं होता, तो इसलिए उसके लिए थोड़ा भी नहीं का उपयोग करते हैं। आई होप आपको लिटिल का अर्थ अच्छे समझ में आया होगा इन दोनों एग्जाम्पल्स के द्वारा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नोटिस करने वाली बात क्या है कि वाटर और ऑयल दोनों जो है क्या है, आपका मटेरियल नाउन है, जो कि क्या होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल होता है। याद रखिएगा कि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के साथ हमेशा हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का ही यूज किया जाता है। अगला एग्जाम्पल है देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास। मतलब एग्जाम्पल वो का वही है, लेकिन यहाँ पे एक फर्क आ गया। तो इसमें क्या भाव क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, ग्लास में थोड़ा पानी है, मतलब एक दो घुट है, एक दो घुटे आप पी सकते हो, उससे थोड़ी तो संतुष्टि आपको मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि आप लिटिल लगा दो, लिटिल में तो क्या होता है, एक दो घुट भी नहीं रहता है, बिल्का सा इतना सा रहता है कि किसी काम का नहीं होता वो। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल है देयर इज अ लिटिल ऑयल इन द बॉटल। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि हाँ, एक आध बार आप तेल को यूज कर सकते हो, है उसके अंदर कुछ मान लो कि 10 ml के बराबर जो है उसके अंदर तेल रखा हुआ है कि एक आध बार यूज कर सकते हो, थोड़ा तेल है, आप इसको ले जा सकते हो ट्रेवल में, एक दो बार काम आ जाएगा आपके। अच्छा, आपको ये पता कैसे पड़ेगा कि लिटिल का यूज और अ लिटिल का यूज कैसे करें, क्योंकि हिंदी का अर्थ अलग जा रहा है, लेकिन जब फिलर्स आएंगे तो कैसे पता पड़ेगा दोस्तों, कुछ ना कुछ इसके पीछे संदर्भ दे रखा होता है ना। नेगेटिव लिखा हुआ आ जाए, मतलब कि देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास दैट यू कैन नॉट ड्रिंक, तो यू कैन नॉट ड्रिंक आ गया तो वहां पे लिटिल ही आएगा, क्योंकि वो नेगेटिव भाव दे रहा है। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास दैट यू कैन ड्रिंक, तो यहाँ पे यू कैन ड्रिंक आया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो रहा है, तो पॉजिटिव के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, अ लिटिल का यूज करेंगे। चलिए आगे एग्जाम्पल में बढ़ते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है द लिटिल वाटर डेट वॉज इन द ग्लास इवोपरेटेड। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ग्लास में जो भी बचा हुआ पानी था वो भाप बन गया। भाप बन जाता है गर्मियों के दिनों में, ठीक है, सब उड़ जाता है। तो मान लो थोड़ा सा पानी रखा हुआ था उसके अंदर, लेकिन आप एक दो घंटे बाद गए और धूप में रखा हुआ था, वो क्या हो गया, वो इवोपरेट हो गया। तो जितना भी थोड़ा पानी था उसके अंदर वो सब क्या बन गया, भाप बन गया। तो इस प्रकार के भाव के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, द लिटिल का यूज करेंगे, ना कि अ लिटिल का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है ही गेव मी द लिटिल मनी ही हैड। उसके पास जितने भी थोड़े पैसे थे उसने मुझे दे दिए। तो मान लो आपने अपने दोस्त से जो है 500 रुपए मांगे, उसके पास कुछ 200-250 रुपए जेब में रखे थे, तो जितने भी थोड़े बहुत पैसे थे उसके पास उसने सारे के सारे आपको दे दिए। ठीक है, तो जब सारे के सारे थोड़े में भाव देना होता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, द लिटिल का। याद रहेगा, लिटिल मतलब नेगेटिव, अ लिटिल मतलब पॉजिटिव, और द लिटिल मतलब हो जाएगा जितना भी थोड़ा है। ठीक है दोस्तों, एक और चीज इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सीखने वाली है, वो है क्या, वेरी लिटिल। नोट के रूप में लिखा हुआ है मैंने कि वेरी लिटिल का अर्थ अ लिटिल ही होता है। ठीक है, और इसका भाव भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब मान लो कि आपके पास ऐसा कोई वाक्य है जहां पे आपके पास वेरी लिटिल ऑप्शन में हो और आप कंफ्यूज हो जाओ उसको देख के, तो याद रखना कि वेरी लिटिल और अ लिटिल क्या है, पॉजिटिव है। इस तरीके से याद रखो कि अ मतलब क्या होता है, एक एक मतलब क्या हो रहा है, सकारात्मक वैल्यू है ना, प्लस का 1, तो प्लस मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में क्या आ जाएगा आपके पास, वेरी लिटिल भी आ सकता है और अ लिटिल भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया सबको अच्छे से। चलिए अगली स्लाइड में हैं। तो अगली स्लाइड में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्यू। तो फ्यू और लिटिल सेम टू सेम होते हैं, उनका अर्थ भी सेम टू सेम होता है, लेकिन एक छोटा सा अंतर होता है जो आपको विद इन 3-4 मिनट्स आपको पता पड़ जाएगा। तो इसका अर्थ देखें, तो इसका अर्थ होता है, फ्यू का अर्थ कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं मतलब ना के बराबर, वही जो हम लोगों ने लिटिल के साथ पढ़ा था, है ना दोस्तों। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, नेगेटिव के साथ ही यूज करेंगे, मतलब आपको अगर कोई भाव नेगेटिव का देना है तो उसके साथ यूज करेंगे। तो एग्जांपल देखें, ही हैज फ्यू फ्रेंड्स। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ ये होगा कि उसके थोड़े भी दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब इक्का दुक्का दोस्त भी नहीं है उसके। ठीक है दोस्तों, तो नेगेटिव भाव देना होता है तो हम लोग फ्यू का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अ फ्यू। अ फ्यू बिल्कुल अ लिटिल की तरह ही काम करता है, और इसका अर्थ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अ फ्यू का अर्थ थोड़ा कुछ होता है। ठीक है, तो मतलब फ्यू हो जाएगा आपका नेगेटिव और अ फ्यू हो जाएगा पॉजिटिव। एग्जाम्पल है इसका, ही हैज अ फ्यू फ्रेंड्स।
इसका मीनिंग क्या होगा कि उसके थोड़े दोस्त हैं, मतलब हो सकता है उसके दो तीन दोस्त हो। तो ऐसे में हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्यू का, अ फ्यू का यूज करेंगे, फ्यू का यूज नहीं करेंगे। आया समझ में? द फ्यू क्या होता है? द फ्यू बिल्कुल द लिटिल की तरह ही काम करता है। तो द लिटिल क्या होता था कि जितने भी थोड़े हैं वो सब कुछ, तो इसका अर्थ भी क्या जाएगा, द फ्यू का अर्थ है जो भी थोड़ा बचे हैं सब कुछ। ठीक है, एग्जाम्पल इसका, द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड वेंट अब्रॉड। तो उसके बाद जितने भी थोड़े दोस्त थे, मान लो उसके 3 दोस्त थे और तीनों के तीनों कहां चले गए, अब्रॉड, विदेश चले गए। तो इन तीनों में डिफरेंस समझ में आया? फ्यू और लिटिल सेम होता है, अ फ्यू और अ लिटिल सेम होता है, द फ्यू और द लिटिल भी सेम होता है, लेकिन उसमें एक छोटा सा अंतर है। वो ये है कि ये सब न्यूमरल एडजेक्टिव हैं जो संख्या का बोध कराते हैं और उनके साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है? न्यूमरल एडजेक्टिव। अब न्यूमरल एडजेक्टिव जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में पहले पढ़ा दिया था, है ना, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव और न्यूमरल एडजेक्टिव दोनों पढ़ा दिया था। तो न्यूमरल एडजेक्टिव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। अगर ये दोनों एक साथ एक ही वाक्य में एक ही संज्ञा या सर्वनाम के लिए यूज करते हैं हम लोग, तो आईडी का फॉर्म यूज करते हैं। पहले इनडेफिनेट आएगा, फिर ऑर्डर में क्या आएगा, डेफिनेट आएगा। और मान लो डेफिनेट जो कि 3 प्रकार से होते हैं, एक होता है ऑर्डिनल, एक होता है कार्डिनल, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव। तो इसके लिए मैंने आपको एक क्रम याद कराया था, OCM, है ना, याद है आपको? अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन है दोस्तों, ये एडजेक्टिव्स का सबसे पहला लेक्चर था, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो उसको देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि यहाँ पर मैं जो कह रहा हूँ न्यूमरल एडजेक्टिव वो होता क्या है, या OCM क्या होता है ना। OCM में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, या फिर कार्डिनल में 1 2 3 आता है, या फिर मल्टीप्लिकेटिव में सिंगल डबल ट्रिपल जो आता है, वो किस क्रम में रखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है ना, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो अभी ये जो फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू है, ये क्या है, ये जो है ये इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है और न्यूमरल है तो क्या हो जाएगा, ये संख्या बोधक हो जाएगा। अब संख्या बोधक हो गया तो इसके साथ हमेशा क्या आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, है ना। नाउन का लेक्चर आपको पहले आई बटन बता दिया, तो मैंने आपको देख लेना उसको। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया जाएगा हमेशा। एक और चीज इसके अंदर क्या है कि मैंने आपको बताया था कि अ फ्यू और सॉरी अ लिटिल और वेरी लिटिल जो होता है सेम होता है। इसके आखिरी के नोट में आपको मैं सेम टू सेम चीज बताऊंगा, अ फ्यू के लिए और वेरी फ्यू के लिए। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि थोड़ी सी और क्लैरिटी बढ़ सके हमारे पास। तो पहला एग्जांपल है, देयर वर फ्यू गर्ल्स इन द ग्राउंड। तो मान लो स्पोर्ट्स टीचर ने जो है लड़कियों को बुलाया था, नोटिस दिया था कि सभी लोगों को उपस्थित होना है ग्राउंड में 5 बजे, ठीक है, बास्केटबॉल खेलने के लिए। और कम से कम बास्केटबॉल खेलने के लिए 10 लड़कियां चाहिए होती है, लेकिन आई कितनी, 2 ही लड़कियां आई। क्या 2 लड़कियों में बास्केटबॉल खेला जा सकता है? और उन्होंने जब पता करा कि कितनी लड़कियां हैं, तो वहां से सामने से रिप्लाई आया, सर देयर वर फ्यू गर्ल्स इन द ग्राउंड। वहां पर थोड़ी सी या ना के बराबर, है ना, थोड़ी भी लड़कियां नहीं थी या कुछ लड़कियां भी नहीं थी, मतलब बास्केटबॉल नहीं खेला जा सकता था। तो इस प्रकार के नेगेटिव सेंस में हम लोग किसका यूज करेंगे, फ्यू का यूज करेंगे। आया समझ में? एक और एग्जांपल देखिए, देयर वर फ्यू कॉइन्स इन हिज पॉकेट। मतलब आप गए एक किसी शॉप पे, मान लो आपके पास 102 रुपए का बिल बना, 100 रुपए आपके पास रखे थे और आपने 2 रुपए अपने दोस्त से मांगे, तो उसने बोला कि मेरे पास थोड़े भी सिक्के नहीं है ना, मतलब उसके पास पैसे हो सकते हैं, मान लो कि उसके पास 400-500 रुपए का नोट होगा, 2000 का नोट होगा, लेकिन सिक्के के नाम के उसके पास 1 रुपया भी नहीं है ना। तो ऐसे में हम लोग क्या यूज करेंगे, ऐसे में हम लोग फ्यू का यूज करेंगे। आया सबको समझ में? बिल्कुल लिटिल की तरह ही काम करता है, बस यहाँ पे क्या है, ये संख्या बोधक है, तो इसके साथ प्लूरल न्यूमरल एडजेक्टिव का। गर्ल्स भी जो था वो प्लूरल नाउन था और कॉइन्स भी जो है वो प्लूरल नाउन है। मनी जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, धन या पैसे, पैसे को गिना नहीं जा सकता है ना, लेकिन कॉइन्स, सिक्कों को गिना जा सकता है, 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, है ना। अब आप बोलोगे पैसा गिन सकते हैं, पैसा वैसा वाला नहीं, यहाँ पे पैसे की बात चल रही है ना, कि 500 रुपए भी पैसे में काउंट हो जाएंगे और 5 लाख भी पैसे में काउंट हो जाएंगे, मतलब वो क्या हो जाएगा, आपका अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे में हम लोग पढ़ रहे हैं एक और एग्जाम्पल, वो है देयर वर अ फ्यू गर्ल्स इन द ग्राउंड। तो एग्जाम्पल वही चल रहा है दोस्तों कि स्पोर्ट्स टीचर ने क्या करा, स्पोर्ट्स टीचर ने जो है लड़कियों को नोटिस भिजवाया था, क्लास की लड़कियों को, कि सबको ग्राउंड पे उपस्थित होना है। और उस क्लास में जो थी 12 लड़कियां थी और 12 में से सिर्फ 6 ही आई, ठीक है। अब बास्केटबॉल खेलने के लिए उन्होंने बुलाया था, तो बास्केटबॉल खेलने के लिए 10 लोग कम से कम रिक्वायर्ड होते हैं, 2 टीमें बनती है, एक 5 की और एक 5 की, लेकिन 6 ही लड़कियां आई। लेकिन 6 लड़कियां सफिशिएंट होती है कुछ ऑर्गेनाइज कराने के लिए। तो ऐसे में क्या करा सर ने, स्पोर्ट्स सर ने 3-3 की 2 टीमें बनाई
और जो फुल कोट था उसको जगह हाफ कोट में उनको खिलाना चालू करा और प्रैक्टिस कराना चालू करा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो थोड़ी लड़कियां आई थी उससे एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव भाव गया। तो ऐसे में हम लोग अ फ्यू का यूज करते हैं। आपको ये इस प्रकार के संदर्भ वाक्य के बाद दे रखे होंगे, तो आपको पकड़ना पड़ेगा कि यहां पर फ्यू आ रहा है कि अ फ्यू आ रहा है। अभी इन सेंटेंसेस में मैंने नहीं दिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब भी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको उसमें समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है देयर वर अ फ्यू कॉइन्स इन हिज पॉकेट। तो क्या कहा है कि उसकी जेब में थोड़े सिक्के थे। थोड़े कितने थे? थोड़े सिक्के थे, मतलब आप गए किसी शॉप पे और आपका 104 का बिल बना, तो आपने अपने फ्रेंड से सिक्के मांगे, तो उसके पास 10 रुपए के सिक्के रखे हुए थे, उसके पास और कुछ नहीं था, लेकिन थोड़े सिक्के थे, 10 के सिक्के थे, तो आपका काम चल गया। उसमें 4 सिक्के आपको मिल गए और आपका 4 रुपए से आपका काम चल गया। तो ऐसे में जब पॉजिटिव भाव जाता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? अ फ्यू का यूज करते हैं, ना कि फ्यू का। समझ में आ रहा है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में लिखे हैं कि आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, क्योंकि ये फ्यू और लिटिल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भले एसएससी हो या एमपीएसआई हो। इनफैक्ट 2017 के एमपीएसआई के पेपर में जो 30 नंबर की आपकी इंग्लिश आती है, उसमें जो फिलर्स आते हैं लगभग 7 से 8 नंबर के, 3 से 4 फिलर्स तो सिर्फ फ्यू और लिटिल के ऊपर ही आ गए थे, क्योंकि बच्चे डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते इसके अंदर कि कहाँ पे फ्यू आएगा, कहाँ पे सम आएगा, है ना दोस्तों, कहाँ पे लिटिल आएगा। तो थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अगले एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है द फ्यू गर्ल्स इन द ग्राउंड वर प्लेइंग बास्केटबॉल। तो जितनी भी थोड़ी लड़कियां थी कहां पर? ग्राउंड में। वो क्या खेल रही थी? बास्केटबॉल खेल रही थी। वो 6 लड़कियां क्या कर रही थी? बास्केटबॉल खेल रही थी। तो 6 लड़कियां क्या हो जाएगी? थोड़ी लड़कियां हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया सबको अच्छे से? एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी बता रहा था, स्पोर्ट्स टीचर ने बुलाया था, 10 लोगों की रिक्वायरमेंट थी, पहले वाले में सिर्फ 2 ही आई तो गेम नहीं हो पाया, तो नेगेटिव में हम लोगों ने यूज किया फ्यू। फिर दूसरे वाले एग्जाम्पल में 6 लड़कियां आ गई तो 10 आनी चाहिए थी, लेकिन 10 तो आई नहीं, लेकिन 6 आई, तो उससे क्या हो गया? अ फ्यू, पॉजिटिव हो गया, कुछ काम चला। और वही 6 लड़कियां क्या कर रही थी? बास्केटबॉल खेल रही थी। तो जितनी भी 6 लड़कियां थी वो बास्केटबॉल खेल रही थी, तो द फ्यू का यूज किया हम लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई लॉस्ट द फ्यू कॉइन्स विच आई हैड इन माई पॉकेट होना चाहिए था, इन हिज पॉकेट हो गया गलती से। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी कुछ सिक्के थे मेरी जेब में घूम गए, है ना। तो मान लो कि 2-4 सिक्के रखे हुए थे मेरे पास जेब में, और वो क्या हो गए? सिक्के जो होते हैं जेब से बहुत इजीली गिर जाते हैं, तो वो घूम गए, है ना। चोरी नहीं करता कोई, सिक्के घूम जाते हैं। ठीक है, तो द फ्यू का यूज जितने भी थोड़े हैं उनके लिए यूज किया है। और इन सब के बाद क्या लगता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन लगता है। और हर जगह भले गर्ल्स हो, कॉइन्स हो, है ना, ये सब क्या है? बहुवचन संज्ञाएं हैं, वो भी क्या है? काउंटेबल है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो वापस से नोट पे आते हैं हम लोग। तो नोट में आपको पहले ही बता चुका हूं कि वेरी फ्यू का अर्थ अ फ्यू ही होता है और इसका भाव भी पॉजिटिव होता है। ठीक है दोस्तों, तो वेरी फ्यू की जगह हम लोग अ फ्यू का यूज भी कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे वेरी लिटिल की जगह अ लिटिल का यूज कर सकते हैं। मान लो आपके पास फ्यू ऑप्शन में आया, द फ्यू ऑप्शन में आया, मच आ गया और वेरी फ्यू आ गया, और भाव आपको देना है सकारात्मक, वहां पे अ फ्यू नहीं दिया। अब मच तो क्या होता है अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा मैं अगली स्लाइड में, कि मच जो होता है वो होता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो है हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं करते, तो वहां पर आना तो क्या आपके पास फ्यू आना है, या फिर द फ्यू आना है, या फिर वेरी फ्यू आना है। तो मच तो एलिमिनेट हो गया, फ्यू लगा नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव भाव जा रहा है। द फ्यू को हमें पता नहीं पड़ पा रहा है कि जितने भी थोड़े थे उन सबके बारे में बात चल रही, हमें थोड़ा सकारात्मक भाव देना है, तो हम लोग ऐसे में वेरी फ्यू का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो अगली स्लाइड में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मच। मच क्या होता है? तो मच का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, क्योंकि वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। यही बात मैंने आपको 2 मिनट पहले बोली थी कि मच जो होता है वो क्या होता है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। जैसे लिटिल होता है वैसा ही मच होता है। लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा या थोड़ा भी नहीं, लेकिन मच का बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है। देखिए हम लोग इसका अर्थ क्या होता है, पहले हम लोग मैनी सीखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं कि दोनों का सेम मीनिंग जाता है। जैसे लिटिल और फ्यू का मतलब क्या होता है? थोड़ा भी नहीं या कुछ भी नहीं। अ लिटिल और द लिटिल का मतलब अ लिटिल और अ फ्यू का अर्थ भी क्या होता है? कुछ या थोड़ा। वैसे ही मच और मैनी का अर्थ भी सेम होता है, और इन दोनों में वही अंतर होता है। जैसे मच जो है लिटिल के अकॉर्डिंग क्वांटिटेटिव होता है, वैसे ही मैनी जो है फ्यू के अकॉर्डिंग न्यूमरल एडजेक्टिव होता है। तो मैनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, क्योंकि वो न्यूमरल एडजेक्टिव है। अब न्यूमरल एडजेक्टिव है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है, ऐसा का ऐसा ही हम लोगों ने फ्यू के साथ किया था, है ना दोस्तों। अब इसका अर्थ है कि दोनों का अर्थ बहुत अधिक होता है। क्या होता है? दोनों का अर्थ बहुत अधिक।
तो जब क्वांटिटी की बात करेंगे तो हो सकती है मात्रा हो, जब हम लोग बात करेंगे नंबर की तो क्या होगी, संख्या हो जाएगी। तो बहुत अधिक संख्या में या बहुत अधिक मात्रा में, तो ऐसे में हम लोग मच और मैनी का यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग लिटिल और फ्यू का यूज कर रहे थे। तो जहां पे आपको मात्रा बतानी हुई, फॉर एग्जांपल बहुत अधिक मात्रा में पानी ढुल गया, मोटर ऑन करी थी और बहुत सारा पानी ढुल गया, तो ऐसे में हम लोग मच का यूज करेंगे। मान लो कि बहुत अधिक मात्रा में जो है आपके पेन चोरी हो गए, ठीक है, तो मैनी का यूज करेंगे, है ना, मैनी पेन्स वर स्टोलन। समझ में आया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मच और मैनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसा टेक्निकल रूल है जो बच्चों को पता ही नहीं होता है, और उस वजह से बहुत नेगेटिव मार्किंग होती है और एग्जाम में बहुत पूछा भी जाता है। तो अब जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नोट है यहां पर कि अफर्मेटिव सेंटेंस में मैनी या मच ऑब्जेक्ट के तुरंत पहले नहीं रखा जाता है निम्नलिखित अपवादों को छोड़कर, ठीक है। तो निम्नलिखित अपवाद को छोड़ने वाली जो बात है हम लोग उसमें बाद में आते हैं, पहले तो हम लोग बात करते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो देखो, वाक्यों के कुछ प्रकार होते हैं। तो वाक्यों के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें होता है असर्टिव, ठीक है, असर्टिव को डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। फिर इसके बाद होता है इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। फिर इसके बाद आता है आपका इंपेरेटिव, आपका आज्ञा सूचक, आदेशात्मक भी कहते हैं इसको। फिर होता है ऑप्टेटिव, इच्छावाचक। फिर होता है एक्सक्लेमेटरी, विस्मय बोधक। असर्टिव के 2 भाग होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव। तो अफर्मेटिव मतलब होता है पॉजिटिव वाक्य। तो किसी भी पॉजिटिव वाक्य में हम लोग जो हैं किसका यूज नहीं करते, ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले मच या मैनी का यूज बिल्कुल नहीं करते, और वो बिल्कुल गलत होगा। बहुत से लोग इसको यूज करते हैं, बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के जमरा नहीं जमरा के आधार पर कई बार इसको कर देते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि मच और मैनी का उपयोग ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले नहीं करते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें जो अब अभी आपको पता पड़ जाएगा। तो एक्सेप्शन का मैंने रूल लिखा हुआ है। वो रूल क्या है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ड वंडर या डाउट। वंडर मतलब क्या होता है, वंडर मतलब होता है आश्चर्यचकित, डाउट मतलब क्या होता है, शंका होना। दोनों का अर्थ लगभग लगभग सेम ही होता है। तो कर्ता आ जाए, कर्ता के बाद वंडर या डाउट आ जाए, और उसके बाद इफ या वेदर का उपयोग कर ले। इफ या वेदर का सेंस जो होता है उसका अर्थ होता है यदि। तो इफ या वेदर के बाद अगर यदि आ जाए, और यदि के बाद जो पहले वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और दूसरा जो वाक्य शुरू हो रहा है उसमें वो कर्ता के रूप में काम कर रहा है, 2 उपवाक्यों को जोड़ रखा है। एक में कर्ता है, फिर उसके बाद वंडर या डाउट का प्रयोग किया, फिर इफ या वेदर का यूज किया, उसके बाद लगाया कर्म। अब ये कर्म जो है, जो अगला वाला जो उपवाक्य है उसके लिए वो कर्ता के रूप में काम करेगा। तो ऐसे में वो जो सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब लगता है, और वर्ब के बाद मच या मैनी लग जाता है, और फिर ऑब्जेक्ट लगता है। आम भाषा में कहूं, एक वाक्य है जहां पर आपका वेदर डाउट इफ वेदर लग रहा है, ठीक है, वंडर भी लग रहा है, वहां पर जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है ना उसके आगे मच या मैनी का यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखें, तो एक एग्जांपल दे रखा है यहां पे साइड में, आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर में, राम वंडर्ड वेदर सीता ड्रंक मच मिल्क, ठीक है। अब मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, मात्रा सूचक है, मात्रा बतानी पड़ेगी, तो मच का यूज किया, बहुत अधिक मात्रा में उसने दूध पी लिया। अब इस वाक्य का अर्थ क्या जा रहा है कि राम आश्चर्यचकित हुआ यदि सीता ने इतना अधिक दूध पी लिया, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर हम लोगों ने मिल्क के आगे मच लगाया है, लेकिन अगर ये यहां पर वंडर या वेदर का उपयोग नहीं करते ना, तो ये मिल्क के आगे मच लगाना गलत होता। क्या लगाएंगे वो आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन बस अभी आप ये याद रखें कि मिल्क के आगे डायरेक्टली मच नहीं लग सकता जब तक कि ये स्ट्रक्चर ना हो, ठीक है दोस्तों। एक और एग्जांपल देखते हैं उसी के नीचे, आई डाउट इफ शी हैड मैनी फ्रेंड्स। तो मुझे शंका है यदि उसके इतने फ्रेंड्स थे, है ना। तो यहाँ पे मैनी वाला एग्जाम्पल आ गया है। तो मैनी वाला एग्जाम्पल्स में क्या हो गया कि यहाँ पर बहुवचन संज्ञा का यूज किया है, फ्रेंड्स के बारे में बात करी है। तो स्ट्रक्चर क्या था, वही आई सब्जेक्ट हो गया, वंडर या डाउट में से कोई एक शब्द आना चाहिए था तो डाउट आ गया है, इफ या वेदर में से आना चाहिए था तो क्या आ गया, इफ आ गया। उसके बाद क्या आ गया, आपका आ गया ऐसा ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। फिर आ जाएगी आपकी वर्ब, तो हैड आ गया। फिर ऑब्जेक्ट के पहले हमने क्या किया, मच या मैनी का यूज, क्योंकि पीछे ऑब्जेक्ट प्लूरल काउंटेबल नाउन था, तो यहां पे हम लोगों ने मैनी का यूज किया, ना कि मच का। आई होप दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा। हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे लिखा हुआ है
कि सो एज टू और हाउ के बाद मच या मैनी का प्रयोग किया जा सकता है। लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको ग्रीन में व्हाइट में लिखा हुआ है, ग्रीन बॉक्स के अंदर व्हाइट फॉन्ट से। तो ये कह रहे हैं हम लोग कि सो एज टू, टी डबल ओ टू, और हाउ के बाद मच या मैनी का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये एक और अपवाद है। एग्जाम्पल देखें इसकी कुछ। तो एग्जाम्पल क्या है, हाउ मैनी मोबाइल फोन्स डू यू हैव। तो हाउ के बाद क्या लगा, मैनी लगा, ठीक है। आई हैव सो मैनी मोबाइल फोन्स, इसका रिप्लाई क्या हो जाएगा, मेरे पास बहुत सारे मोबाइल फोन्स हैं। अब देखने वाली बात ये क्या है कि मोबाइल फोन जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। अब जब ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा था तो उसके आगे मैनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, लेकिन यहां पे क्या हुआ, सो लगा हुआ आगे। अब सो लगा हुआ है तो उसके बाद मैनी का प्रयोग करना सही माना जाता है। और इसी वजह से बच्चे क्या करते हैं, इसी वाक्य में सो को हटा देते हैं, आई हैव मैनी मोबाइल फोन्स, और वो समझते हैं कि वाक्य सही है, लेकिन वो गलत होता है। तो ध्यान रखिएगा कि आप सो एज टू या हाउ के बाद मच और मैनी का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के पहले मच या मैनी का प्रयोग नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। और यही आपके 1 से 2 नंबर स्कोर करवा देंगे एग्जाम्स में, भली वो एरर फाइंडिंग हो, क्लॉज टेस्ट हो, फिलर्स हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दे हैव एज मच मनी एज यू हैव। तो उनके पास उतने ही पैसे हैं जितने तुम्हारे पास हैं, ठीक है। अब यहां पे दे हैव के बाद एज आया है, मच मनी, तो मनी क्या होता है, अनकाउंटेबल, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो इसलिए यहां पे मनी के पहले हम लोगों ने क्या किया, मच का यूज किया है। अब कायदे से मनी यहां पे ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है ना। अब मनी अगर ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो आना तो इसको चाहिए नहीं, यहां पे मच को नहीं आना चाहिए यहां पर, है ना, क्योंकि रूल यही कह रहा था कि अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्यों में जो है ऑब्जेक्ट के पहले आपका मच या मैनी का प्रयोग नहीं करता, लेकिन यहां पे मच के पहले एस का उपयोग किया गया है। किसका, एस का। जब एस का प्रयोग किया तो मच वहां पे लग सकता है, अदरवाइज वहां पर नहीं लग सकता था। समझ में आया दोस्तों? अच्छे से कमेंट सेक्शन में लिखें। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मुझे कम से कम 200 लाइव लोग चाहिए इसके अंदर, ठीक है, ये टारगेट है आज का हमारा। चलो आगे बढ़े। तो आगे कुछ और इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स जिसमें मैं आपको यहां पर जो है मच और मैनी के बारे में ही कुछ रूल्स और उन रूल से जुड़ी हुई चीजें और बताने वाला हूं। तो रूल क्या है अगला, कि जब ऑब्जेक्ट के पहले हम लोग मच का प्रयोग नहीं करते तो फिर करते क्या हैं, ऐसे में बहुत अधिक मात्रा के लिए हम लोग किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो वो हम लोग देखते हैं कि मच की जगह पर हम अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनफ ऑफ, अ लॉट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, मच का प्रयोग नहीं करते। मच के लिए सिर्फ 2 ही अपवादजनक स्थिति थी जो इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको पढ़ा दी। तो जब भी आपके पास इस प्रकार का वाक्य हो जो कि सकारात्मक हो और वहां पे वो दोनों अपवादजनक स्थिति नहीं हो, तो आपको मच की जगह इन सब चीजों का यूज करना है जो वाक्य आपके पास लिखे हुए हैं, जो शब्द आपके पास लिखे हुए हैं। फ्रेजल वर्ब्स कह सकते हैं, एडजेक्टिव्स कह सकते हैं इनको। अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनफ ऑफ, अ लॉट ऑफ, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहां पे 2 वाक्य दे रखे हैं आपको दोस्तों, आई हैव मच वाटर, आई हैव प्लेंटी ऑफ वाटर। अब आपको बताना है कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत है। जल्दी से बता दो, जल्दी 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 क्विकली, क्योंकि इसके बाद तो क्या एक जैसे क्रम में चलने लग जाएंगे। तो ये वाक्य को ही आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलो तो देखिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो मच वाटर वाला वाक्य गलत हो गया और प्लेंटी ऑफ वाटर वाला क्या हो गया, सही हो गया। क्यों हो गया सही, क्योंकि मच जो है वो जस्ट ऑब्जेक्ट के पहले आ गया और वाक्य क्या था, वाक्य अफर्मेटिव था, पॉजिटिव था, सकारात्मक था, और यहां पे अपवादजनक स्थिति कुछ भी नहीं हुई थी। ना तो यहाँ पे वंडर डाउट का यूज किया, ना यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट आ रहा है, ना यहाँ पे इफ वेदर का यूज किया। सेकेंडली हम लोगों ने पढ़ा था सो एज टू या हाउ के पहले इन 4 चीज, सो एज टी डबल ओ टू, और हाउ के पहले हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हाउ के बाद इनके बाद क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, मच या मैनी का यूज करते हैं। तो दोनों अपवाद तो आए नहीं, मतलब यहाँ पे मच वाटर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस मच की जगह हम लोग अधिक मात्रा में के लिए यूज करेंगे क्या,
प्लेंटी ऑफ वाटर। अब इसी को मान लो कि आपके एग्जाम में आया आई हैव डैश वाटर, ठीक। मच ऑप्शन में था, प्लेंटी ऑफ ऑप्शन में था, मैनी ऑप्शन में था और द फ्यू ऑप्शन में था। तो द फ्यू और मैनी तो लगा नहीं सकते क्योंकि वो क्या है, न्यूमरल है, तो वो तो क्वांटिटी के साथ लग नहीं सकता। तो दो ऑप्शन बचते हैं आपके पास, प्लेंटी ऑफ और मच। तो आपके दिमाग में क्या चलेगा, अरे प्लेंटी ऑफ और मच तो दोनों के दोनों जम रहे हैं यहाँ पे। लेकिन दोस्तों रूल के आधार पर अफर्मेटिव सेंटेंस के पीछे ऑब्जेक्ट के आगे नहीं लगाया जाएगा मच, तो वहां पे मच का प्रयोग भी नहीं करेंगे, तो किसका यूज करेंगे, प्लेंटी ऑफ, और यही आपका 1 नंबर स्कोर कराएगा। समझ में आया? अब अगले एग्जाम्पल्स तो आप लोग कर ही लेंगे, एक बार समझ में आ ही गया है तो। ही हैड मच मनी, ही हैड अ लॉट ऑफ मनी, तो कौन सा वाला सही है ना? आगे वाला गलत है और पीछे वाला सही है। वही सेम एक्सप्लेनेशन है कि मनी के आगे मच का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम लोगों ने अ लॉट ऑफ मनी का यूज कर। अच्छा, अब आप लोग बोलोगे सर ऊपर प्लेंटी ऑफ का यूज करा और नीचे अ लॉट ऑफ का यूज करा। देखो ये सब पर्यायवाची है ना? आप इन शब्दों में से कोई सा भी शब्द यूज कर सकते हो सिर्फ मच को छोड़कर, है ना? यहाँ पे मैं ऐसा बोलूं कि ही हैड प्लेंटी ऑफ मनी, तो वो भी सही होगा। ही हैड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मनी, तो वो भी सही होगा। ही हैड अ लॉट ऑफ मनी, तो वो भी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, ठीक है। अगला जो रूल है वो ये है कि अगर मच की तरह इन शब्दों का यूज करते हैं हम लोग, तो मैनी की जगह किन शब्दों का यूज करेंगे? तो मैनी की जगह पर हम लोग अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर्स ऑफ, ठीक है। अ नहीं लगाया तो क्या लगाया हम लोगों ने, नंबर्स लगाया। प्लेंटी ऑफ, लॉट्स ऑफ, न्यूमरस, अ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ। तो इन सब चीजों का हम लोग मैनी की जगह उपयोग कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के पहले। एग्जाम्पल देखिए, आपको फिर से बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और आपका समय शुरू होता है अब, और आपको मिलेंगे सिर्फ 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जिनका भी आगे वाला हाँ, जिनका भी लेफ्ट हैंड वाला जो है सही आ रहा है उन सबका क्या है, गलत है, क्योंकि आंसर इसका जो होगा वो होगा राइट वाला। तो आई हैव मैनी हाउसेस। अब ये वाक्य पढ़ने में बहुत सही लगता है, जम भी जाता दिमाग के अंदर कि मेरे पास बहुत सारे घर हैं, लेकिन ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हाउसेस के पहले मैनी नहीं आएगा, क्योंकि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहां पर मैनी की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, लॉट्स ऑफ हाउसेस, है ना, प्लेंटी ऑफ हाउसेस, अ ग्रेट मेनी ऑफ हाउसेस, किसी भी शब्द का यूज कर सकते हैं। तो आगे वाला होगा गलत, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है, और पीछे वाला जो होगा वो क्या होगा, सही होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। तो अगला एग्जाम्पल है कि दे हैव मैनी मैंगोज, दे हैव ए लार्ज नंबर ऑफ मैंगोज। अब तो आपको पता ही है दोस्तों कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो मैंगोज के आगे मैनी का प्रयोग नहीं करेंगे, तो पहला वाला हो जाएगा गलत, और यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे मैनी की जगह, अ लार्ज नंबर ऑफ। ठीक है दोस्तों, तो आगे जो है एक नोट है कि मैनी अ या एन के साथ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि मैनी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन है, लेकिन अगर मैनी के साथ अ या एन आ जाए, ठीक है, मैनी अ बॉय, मैनी एन अ वुमन, मैनी अ गर्ल, इस प्रकार के शब्दों का यूज कर ले तो उसका अर्थ बहुत अधिक संख्या नहीं होता, उसका अर्थ होता है अनेक। क्या अर्थ होता है उसका, तो इसका अर्थ होता है अनेक। तो ऐसे में हम लोग वाक्य बनाते हैं। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल क्या है, मैनी अ मैन डाइड इन वर्ल्ड वॉर। मैनी आया, अ आया, और फिर क्या है, मैन, जो कि क्या है, सिंगुलर है। डाइड इन वर्ल्ड वॉर, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अनेक लोग या अनेक। देखो मैन जो है तो हम लोग लोगों के लिए भी यूज करते हैं, पुरुषों के लिए भी यूज करते हैं, इन जनरल हम लोग जो बात करते हैं वो लोगों के बारे में बात करते हैं। तो अनेक लोग वर्ल्ड वॉर में मारे गए। तो जब भी आपको इस प्रकार का भाव देना है, बहुत अधिक संख्या की जगह क्या बोलना है हमें, अनेक लोग मारे गए, तो हम लोग मैनी अ या एन का यूज करेंगे। मच में इस तरह का यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो मच में सिंगुलर प्लूरल तो होता नहीं, क्योंकि वहां पे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन यूज करते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन भी यूज करते हैं, उनके आगे आर्टिकल आता नहीं है। तो मच अ वाटर तो बोलेंगे नहीं हम लोग, तो बोलेंगे क्या, बोलने का जो तरीका होगा सही वाला क्या होगा, मैनी अ या मैनी एन वाला। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। शेयर करते रहो, हमें बहुत सारे 200 लोग चाहिए इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। तो अगली स्लाइड में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ने वाले हम लोग एल्डर। एल्डर सुना तो सब नहीं होगा, एल्डर क्या होता है,
और इसी से एक मिलता जुलता शब्द और है जो अब आपको थोड़ी देर में पता पड़ेगा। तो एल्डर के अर्थ के ऊपर आते हैं। तो एल्डर के अर्थ से पहले हम लोग देखते हैं कि एल्डर का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। लिखा हुआ है एल्डेस्ट। अब आपको यह बताना है कि एल्डर जो है उसका सुपरलेटिव डिग्री एल्डेस्ट होता है। तो एल्डर कायदे से रूल्स के आधार पर जब मैंने आपको पढ़ाया था कि किस प्रकार से पॉजिटिव डिग्री को हम लोग बनाते हैं ER का प्रयोग करके कंपैरेटिव और EST का प्रयोग करके सुपरलेटिव। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है, यहां पे आई बटन है, प्रेस करो, आपको पता पड़ेगा डिग्री वाला एडजेक्टिव कि किस प्रकार से पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का यूज होते हैं, कैसे इनको कन्वर्ट किया जाता है। वो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया, बहुत लंबा लेक्चर था और बहुत अच्छे लाइक्स और बहुत अच्छे व्यूज मिले थे। आप उसको देखें फिर इसको समझें। मेरा इसमें आपसे प्रश्न यह है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका पॉजिटिव डिग्री क्या होगा। दोस्तों वैसे तो उस लेक्चर के अंदर मैंने ये दे रखा था कि इसका पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, लेकिन आपको विद इन 10 सेकेंड बताना है। ठीक है दोस्तों, चले तो बढ़ते हैं इसके अर्थ के ऊपर। तो जब हम एक ही परिवार में दो मेंबर्स के बीच बड़ा बताना होता है, काय में बड़ा, हाइट में बड़े की बात नहीं चल रही, यहां पे उम्र में बड़े की बात चल रही है, तो हम एल्डर का प्रयोग करते हैं तथा ठीक बाद टू का प्रयोग किया जाता है, ना कि देन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, नोट में याद रखना है इसको, है ना, एग्जाम में आता भी है कि एल्डर जो होता है उसको हम लोग उम्र में बड़ा होने के लिए बताते हैं, लेकिन उम्र में बड़ा होने के लिए हम लोग एक और शब्द का यूज करते हैं, एक और एडजेक्टिव का यूज करते हैं, जो थोड़ी देर में आपको बताऊंगा मैं, जो होता है ओल्डर। वो अभी आपको पता पड़ेगा, जो राइट हैंड साइड तरफ खाली पड़ा हुआ उसमें आपको बताऊंगा मैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि एल्डर का प्रयोग अपने ही परिवार में बड़े व्यक्ति के लिए बात करते हैं हम लोग, और एल्डर कंपैरेटिव डिग्री होती है, और कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग आमतौर पर देन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पर देन की जगह हम लोग यूज करेंगे किसका, टू का। ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं जहां पे हम लोग टू का यूज करते हैं। जब मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा तो वहां पे आपको नोट कराते जाऊंगा, अभी सिर्फ आप एल्डर पे स्टिक रहे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। राम और भरत, रामायण पता सबको, दोनों भाई है, सगे भाई है। तो राम इज एल्डर टू भरत। ठीक है, तो राम क्या है, भरत से उम्र में बड़ा है। तो उम्र छुपी हुई रहती है इसके अंदर, एज लगाने की जरूरत नहीं है आपको। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सीता गीता बहन नाम से पता पड़ रहा है, तो सीता इज एल्डर टू गीता। तो एल्डर के बाद टू का यूज होगा, देन का यूज नहीं होगा। अगर देन आ गया है तो गलत हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ओल्डर पे। अगर हम लोग एक ही परिवार में बात करेंगे बड़े के लिए, तो हम लोग बात करते हैं किसकी, उम्र में बड़े के लिए हम लोग बात करते हैं एल्डर की। लेकिन अगर कोई व्यक्ति परिवार के बाहर है ना, फॉर एग्जाम्पल कि रंगलाल सर और मुझे बात करें, तो मुझसे उम्र में बड़े हैं, एक्सपीरियंस में बड़े हैं और नॉलेज में मुझसे बड़े हैं वो, तो क्या यूज करूंगा मैं उनके लिए, एल्डर यूज करूंगा कि ओल्डर यूज करूंगा? ओल्डर का यूज करूंगा, है ना। ओल्डर का मतलब बूढ़े नहीं हो जाता है, बड़े होता है। ठीक है, वो ओल्डर किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। एनीवेज कमिंग बैक, तो ओल्डर का यूज जो है हम लोग परिवार के बाहर व्यक्तियों के लिए करते हैं। अगर ऐसा है तो बताओ कि निर्जीव वस्तुओं के लिए क्या यूज करेंगे। मान लो कि आपने दो मोबाइल खरीदे हैं। ठीक है, एक खरीदा था आपने 2010 में जिसका नाम है ए, और एक और खरीदा आपने 2015 में जिसका नाम है बी। अब ए और बी में जो है एक पुराना है और एक नया है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, दिस वन इज ओल्ड, और तुलनात्मक में क्या बोलेंगे, दिस इज ओल्डर देन दैट। ठीक है, ए इज ओल्डर देन बी, इस तरीके से बोलते हैं। तो निर्जीव वस्तुओं के लिए भी हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, ओल्डर का यूज कर सकते हैं, यही लिखा हुआ होगा। अच्छा, ओल्डर का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, ओल्डेस्ट। तो प्रश्न वापस से वही है दोस्तों कि ओल्डर का पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, क्योंकि कंपैरेटिव तो आपको पता पड़ ही गया है, सुपरलेटिव आपको पता पड़ ही गया है। कमेंट सेक्शन में बताओ, अभी तक आपका आंसर आ जाना चाहिए था। ओल्ड होता है और एल्डर का भी ओल्ड ही होता है। तो ओल्ड होता है पॉजिटिव, एल्डर और ओल्डर होता है कंपैरेटिव, और एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट होता है सुपरलेटिव। ठीक है, चलिए। तो परिवार के बाहर के मेंबर्स या निर्जीव वस्तुओं में दो के बीच बड़ा बताना हो, काई में, उम्र में, साइज में नहीं, काई में, उम्र में, तो हम लोग ओल्डर का प्रयोग करते हैं, ओल्डर का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद हमेशा देन, THAN, देन का प्रयोग करते हैं, ना कि टू का। एल्डर के साथ टू का यूज करते हैं, लेकिन हम लोग ओल्डर के साथ टू का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, देन का ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल है
मोदी जी इज ओल्डर देन पप्पू, मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है हमारा, ठीक है। तो पप्पू पता ही आप सब लोगों को, काफी न्यूज और काफी चर्चा में रहते हैं। हाँ हाँ, वही जो आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो मोदी जी इज ओल्डर देन पप्पू, तो मोदी जी क्या है, उम्र में पप्पू से बड़े हैं, और पद में, नॉलेज में तो महान है वो। पप्पू तो कुछ नहीं लग रहा उनके सामने, ठीक है, मोदी भक्तों में। एनीवेज, पशुपतिनाथ अगला जो एग्जाम्पल है, पशुपतिनाथ टेम्पल इज ओल्डर देन शिरडी साई टेम्पल। पशुपतिनाथ टेम्पल मंदसौर में है, और भारत में एकमात्र ऐसा टेम्पल है पशुपतिनाथ जी का जो मंदसौर में जो अष्टमुखी है, और दुनिया में एकमात्र ऐसा पशुपतिनाथ जी का मंदिर है जो अष्टमुखी है। नेपाल का बहुत फेमस है, मंदसौर का इतना फेमस नहीं है, लेकिन नेपाल का जो है षष्टमुखी है, 6 फेसेस उसके, लेकिन यहाँ वाले के क्या है, 8 फेसेस है। धीरे धीरे पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। अगर जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो मंदसौर आएं और पशुपतिनाथ जी के दर्शन करके जरूर जाएं, जो कि शिवना नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो ये तो गई जीके की बातें। अब हम लोग आते हैं इंग्लिश के ऊपर, कि पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो काफी पुराना है, उम्र में बड़ा तो नहीं बोल सकते, शिरडी साई मंदिर से, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग क्या यूज करेंगे, निर्जीव वस्तु है, ठीक है, जो टेम्पल है वो क्या है, निर्जीव वस्तु है, बिल्डिंग होती है, तो वहां पे हम लोग ओल्डर का यूज करेंगे, और ओल्डर के बाद किसका यूज करेंगे, देन का। तो दोस्तों आपको समझ में आया एल्डर और ओल्डर का अंतर? कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको समझाऊंगा वापस से। आगे बढ़ते, अच्छा आगे है कि बोथ हैव सेम मीनिंग्स दैट इज बिगर देन द अदर। दोनों का अर्थ बड़ा है उम्र में, और ये दोनों कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स के साथ, और मेरा गला सूख चुका है लेकिन ब्रेक नहीं ले सकते, वीडियो कट हो जाएगा नहीं तो आगे बढ़ते हैं। फर्दर, फर्दर सब ई आर आ रहा है। ई आर वाला क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री। तो फर्दर का अर्थ क्या होता है, आमतौर पर फर्दर का अर्थ है अतिरिक्त, इन एडिशन टू, है ना। इन एडिशन टू बोलते हैं ना हम लोग, सेम टू सेम मीनिंग निकालता है फर्दर, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, है ना, फर्दर आई डोंट नीड एनीथिंग, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग जो है यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल देखो, आपको समझ में आएगा। फर्दर आई हैड नथिंग टू आस्क, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं पूछना है, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग फर्दर का यूज करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, तो एक और है, पप्पू शुड नॉट बी मॉक्ड फर्दर। पप्पू फिर से हमारा कैरेक्टर आ गया, फेवरेट कैरेक्टर। मॉक मतलब होता है खिल्ली उड़ाना या मजाक उड़ाना, तो बेचारा का बहुत मजाक उड़ चुका है ना। तो पप्पू शुड नॉट बी मॉक्ड फर्दर, तो इससे अतिरिक्त पप्पू का मजाक या खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। तो इस प्रकार के भाव के लिए हम लोग फर्दर का यूज करते हैं। इससे ही एक मिलता जुलता शब्द है जिसमें सिर्फ एक अक्षर बदलेगा और उसका पूरा अर्थ बदल जाएगा। और इंटरेस्टिंग चीज आपको आखिरी में नोट में पता पड़ेगी, तो वो शब्द है फारदर, फारदर, ठीक है। फार क्या होता है, दूर, तो हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, दूरी बताने के लिए हम लोग फारदर का यूज करते हैं। तो आमतौर पर फारदर का अर्थ से ज्यादा दूर होता है। क्या होता है, से ज्यादा दूर। किसी भी दो चीजों के बीच में तुलना कर रहे होते हैं हम लोग, तो वहां पे हम लोग फारदर का यूज करते हैं दूरी बताने के लिए। एग्जाम्पल देखो, आपको समझ में आएगा। नीमच इज फारदर देन मंदसौर फ्रॉम रतलाम। तो नीमच, मंदसौर और रतलाम जो है एमपी में है और हमारे आसपास ही है। मंदसौर से हम लोग बिलोंग करते हैं। रतलाम से अगर बात करें तो रतलाम से जब हम लोग निकलते हैं अपने राजस्थान के लिए, तो पहले मंदसौर आता है, फिर नीमच आता है। तो नीमच रतलाम से ज्यादा दूर हो गया तुलनात्मक किसके, मंदसौर के। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, नीमच इज फारदर देन मंदसौर फ्रॉम रतलाम। समझ में आया सबको किस तरीके से यूज करते हैं। और फारदर जो है तुलनात्मक चीजों के साथ यूज करते हैं, क्योंकि इन एडिशन टू तो तुलनात्मक हो नहीं पाएगा। जब हम लोग को फर्दर को फारदर की तरह यूज करेंगे ना, तब हो सकता है, लेकिन इन एडिशन टू के अतिरिक्त होता है, वहां पे तुलना हो ही नहीं रही है। तो फर्दर कभी कभी कंपैरेटिव की तरह काम करता है, और कभी कभी वो किसकी तरह काम करता है, वो नॉर्मली पॉजिटिव डिग्री की तरह काम करता है। आगे बढ़े, तो आगे है एक और एग्जाम्पल, दिल्ली इज फारदर देन जयपुर फ्रॉम मंदसौर। तो दिल्ली जो है क्या है, मंदसौर से ज्यादा दूर है, किसकी तुलना में, जयपुर की। तो मंदसौर से जब जयपुर दिल्ली जाएंगे हम लोग, तो रास्ते में पड़ता है जयपुर, तो जयपुर पास में हो गया, दिल्ली क्या हो गया, दूर हो गया। तो दिल्ली इज फारदर देन जयपुर फ्रॉम मंदसौर। तो दूरी बताने के लिए हम लोग फारदर का यूज करते हैं, ज्यादा दूर से ज्यादा दूर बताने के लिए। फारदर के बाद देन का प्रयोग करते हैं, जरूरी नहीं है कि फर्दर के बाद हमेशा करें, ठीक है। अब नोट क्या है इसके अंदर, आजकल फर्दर का प्रयोग फारदर के अर्थ में भी किया जाता है, लेकिन फारदर का फर्दर की तरह नहीं। क्या बोल दिया ये? समझाता हूं।
फर्दर को इन एडिशन टू के अलावा उसको हम लोग अब से ज्यादा दूर के अर्थ में भी उपयोग करते हैं। तो जब भी ऐसा होगा तो हम लोग फर्दर या फार्दर सेम शब्द का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने क्या बोला था, नीमच इज फार्दर देन मंदसौर फ्रॉम रतलाम। अब सेम टू सेम फार्दर की जगह यहाँ पे फर्दर का उपयोग भी करोगे तो कोई गलती नहीं मानी जाएगी। मॉडर्न इंग्लिश में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, लेकिन एक्चुअल में जो था वो क्या था, फर्दर का अर्थ होता था इन एडिशन टू। एक एग्जांपल देखें तो आई कैन रन फर्दर या फार्दर देन यू कैन, मैं तुमसे ज्यादा दूर दौड़ सकता हूं। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? सिंपल था फर्दर फार्दर, डिफरेंस याद रखना। बस ये याद रखना कि फार्दर को हम लोग के अतिरिक्त के सेंस में नहीं यूज कर सकते हैं। फर्दर को से ज्यादा दूर के रूप में यूज कर सकते हैं फार्दर के जैसे, लेकिन फार्दर को फर्दर की तरह बिल्कुल यूज नहीं किया जा सकता। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारे पास नियरेस्ट, है ना। तो नियरेस्ट क्या होता है? नियर जो होता है उसका सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है नियरेस्ट। तो नियर क्या होता है? नियर का अर्थ होता है नजदीक। डेफिनेशन देखते हैं। आमतौर पर नियरेस्ट का अर्थ सबसे नजदीक होता है और इसका प्रयोग दूरी डिस्टेंस बताने के लिए किया जाता है। तो सबसे नजदीक अगर आपको बताना होगा तो सुपरलेटिव डिग्री में आप इसका यूज करोगे, नियरेस्ट का यूज करोगे, ना कि नेक्स्ट का। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। पिपलिया इज द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम मंदसौर। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का प्रयोग करते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं एडजेक्टिव्स के इससे पहले के 2 लेक्चर्स में। ठीक है, तो पिपलिया मंदसौर का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। सबसे पास में रेलवे स्टेशन कौन सा है? पिपलिया है। लेकिन क्रम में हो, जरूरी नहीं है कि क्रम के लिए हम लोग कुछ और चीजों का यूज करते हैं, तो वो है क्या? नेक्स्ट। तो नेक्स्ट का प्रयोग आमतौर पर नेक्स्ट का प्रयोग का अर्थ अगला होता है। इसका प्रयोग क्रम ऑर्डर बताने के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट का अर्थ क्या होता है? अगला, क्रम में। जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल नजदीक में हो सकता है वो दूर भी हो, लेकिन अगला वही हो। ठीक है, ये समझ में नहीं आया? एग्जाम्पल देखो, आपको समझ में आएगा। नीमच इज द नेक्स्ट स्टेशन फ्रॉम मंदसौर इन जयपुर सुपरफास्ट ट्रेन। तो देखो, अभी मैं आपको मंदसौर की तुलना में बता रहा हूं। तो मैंने आपको कहा कि मंदसौर का सबसे नजदीकी जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है? वो है पिपलिया। लेकिन जयपुर सुपरफास्ट ट्रेन जो भोपाल से चलते के आती है, रतलाम, उज्जैन, रतलाम होते हुए मंदसौर होते हुए जाती है, और मंदसौर से जो उसका अगला स्टॉप होता है, अगला जो स्टॉप होता है वो कौन सा होता है? नीमच होता है। बीच के किसी स्टेशन पे नहीं रुकती। तो क्रम में अगला बताने के लिए हम लोग नेक्स्ट का यूज करते हैं, ना कि नियरेस्ट का। इन दोनों में डिफरेंशिएट पता होना चाहिए आपको, वरना क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन होने की वजह से आप एक नंबर अपना गवा देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं, और ये मेरा बहुत फेवरेट है, लेटर। और एक और भी होता है, थोड़ी देर में पता पड़ेगा, वो भी लेटर ही होता है। तो LATER स्पेलिंग पे जोर दीजिएगा। LATER से समय के अर्थ में बाद में होता है, बाद में मिलेंगे, है ना। आई विल सी यू लेटर, वी विल मीट लेटर। तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं लेटर को। ठीक है, प्रदीप हमारे इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट है। ठीक है, अक्सर लेट आते हैं, उन्हीं के ऊपर एग्जाम्पल अभी वीडियो लेक्चर्स में भी लेट ही आए होंगे। सारे वीडियो लेक्चर्स में लेट ही पहुंचते हैं वो हमेशा, कभी कभी तो पहुंचते भी नहीं है। तो प्रदीप रीच्ड द इंस्टीट्यूट लेटर देन रवि। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रदीप समय के तौर में, समय के बारे में बात चल रहे हैं कि प्रदीप जो है रवि के बाद में आए, लेकिन काई में? समय में ना, लेट हो गए, वो उनसे देरी से आए। ठीक है, एक और जो शब्द, अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं। आई विल सी यू लेटर। आई विल सी यू लेटर मतलब क्या हो जाएगा? मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। वी विल गिव यू अ ट्रीट लेटर इन दिस मंथ। हम आपको इस महीने के बाद में, है ना, इस महीने में बाद में कभी ट्रीट देंगे। हम में मतलब है ज्योत्सना मैडम, उनका बर्थडे अभी गया है, तो आप सब लोगों को ट्रीट देगी। ठीक है, हाँ, उस ट्रीट को लेने से पहले उनके जितने भी करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज आते हैं उन सब में आपको लाइव होना पड़ेगा। 5:30 बजे वो डेली बेसिस पे अपने एमसीक्यूज क्वेश्चन डालती है, और ज्यादा से ज्यादा उनको शेयर करना पड़ेगा। चल, तभी ट्रीट मिलेगी दोस्तों, वरना नहीं मिलने वाली। कमिंग बैक, तो वी विल गिव यू अ ट्रीट लेटर इन दिस मंथ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? समय में, बाद में। एक और जो है शब्द एडजेक्टिव वो भी लेटर ही है। कभी कभी कुछ लोग उसको लेटर पढ़ते हैं और कभी कभी उसको लेटर भी पढ़ा जाता है। उच्चारण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए लेटर पढ़ देते हैं उसको। मैं भी लेटर ही पढ़ देता हूं उसको। तो लेटर में डबल टी आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर छोटा सा ही, जैसे नियरेस्ट और नेक्स्ट में था ना, वैसा ही इसके अंदर है।
तो लेटर से क्रम के बाद वाले का बोध होता है, मतलब क्रम में बाद वाले का बोध होता है, मतलब दो लोग हैं, ये हो गया पहले वाला, ये हो गया बाद वाला, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, लेटर का यूज करेंगे, ठीक है। और समय में बाद के लिए क्या यूज करेंगे, लेटर का यूज करेंगे। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल है राम एंड रोहन आर टू ब्रदर्स। तो राम पहला व्यक्ति हो गया, रोहन दूसरा व्यक्ति हो गया, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, भाई है। फॉर्मर इज मोर इंटेलिजेंट, फॉर्मर होता है पहले वाले व्यक्ति के लिए, तो राम के बारे में बात चल रही है, फॉर्मर इज मोर इंटेलिजेंट देन द लेटर, लेटर मतलब रोहन के बारे में, बाद वाले के बारे में बात चल रही। तो ये पहला वाला था, ये बाद वाला था, तो बाद वाले के लिए लेटर का उपयोग करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि लेटर और लेटर में अंतर क्या होता है, एक होता है क्रम में और एक होता है आपका समय में, बाद में बताना होता है। अगला एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दोस्तों ये, तो दीपिका एंड सोनम आर टू फेमस एक्ट्रेस, फॉर्मर इज शॉर्टर देन द लेटर। ये इसके ऊपर एक एग्जाम, मतलब ऐसे ही रैंडमली मेरे कजिन से मेरी बात चल रही थी ऐसे ही एक्ट्रेसेस के बारे में, ठीक है। तो बोलती है कि सबसे लंबी हीरोइन का नाम बता, मैंने बोला दीपिका पादुकोण है, बोले सोनम कपूर, मतलब पागल है क्या हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। गूगल किया भैया, सोनम कपूर लंबी निकली, सबसे लंबी हीरोइन में से आती है वो एक। दीपिका पादुकोण लगती है लंबी, लेकिन सोनम कपूर उससे भी ज्यादा लंबी है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, बात क्या चल रही है कि लेटर जो होता है वो क्रम में बात होता है। तो यहाँ पे दो लोगों की बात चल रही है, दीपिका हो गई पहली और सोनम हो गई बाद वाली, ठीक है। तो दोनों क्या है, ये फेमस एक्ट्रेस है। फॉर्मर दीपिका जो है छोटी है सोनम से, बाद वाली से, फ्रॉम द लेटर। आई बात समझ में कि लेटर का उपयोग किस तरीके से करते हैं क्रम में। तो लेटर और लेटर में अंतर आपको पता होना चाहिए। एक छोटा सा अक्षर आपका एक नंबर ले आ सकता है, फर्दर और फार्दर में भी ए था, लेटर और लेटर में भी क्या सिर्फ एक टी है। आया दोस्तों समझ में। अब अगली जो स्लाइड है जिसमें हम लोग ऐसे एडजेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं जो लगते बहुत इजी हैं, सब अपने आप को महारथी समझते हैं इसके अंदर, लेकिन सबसे टफ एडजेक्टिव्स में से वो है, तो वो है सम, ठीक है। तो सम का प्रयोग कुछ, कोई या थोड़े में मात्रा बताने के लिए, काई के लिए, मात्रा बताने के लिए, क्वांटिटी बताने के लिए यूज करते हैं। और साथ ही साथ क्या, तथा संख्या बताने के लिए, संख्या बताने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। थोड़ी देर पहले ही मैं आपको जब बता रहा था लिटिल के बारे में बता रहा था और अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको मच और मैनी पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, सकारात्मक वाक्य। तो सम का उपयोग करते हैं हम लोग सकारात्मक वाक्यों में। इसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज करते हैं और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज करते हैं। और दोस्तों एक राज का बताऊं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी यूज होता है कभी कभी, वो कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कब होता है वो। चलिए, किसी को बताना नहीं, वो एक नंबर सिर्फ अपन लोगों का है ना। तो सम का अर्थ समझ में आया। एग्जाम्पल देखें, आई हैव सम मिल्क, आई हैव सम मिल्क मतलब मेरे पास थोड़ा दूध है ना। तो यहां पर मिल्क जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो सम का यूज किया हम लोगों ने अनकाउंटेबल नाउन के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, सही है वाक्य। अगला है दे हैव सम मनी, उनके पास कुछ पैसे हैं, तो कुछ का भाव देना था यहाँ पे, तो कुछ पैसे हैं, वो भी अनकाउंटेबल हो जाएगा, तो दो होगा हमारे पास सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के एग्जांपल्स। सम बॉयज आर स्टैंडिंग आउटसाइड, अब यहां पर क्या हो गया, सम बॉयज, बॉयज क्या हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन में हम लोगों ने सम का यूज किया है और वहां पे वो क्या है, उसका अर्थ हो जाएगा कुछ लड़के बाहर खड़े हुए हैं, ठीक है, डरना नहीं, सब मिलने वाले हैं अपने चलिए, तो ये बॉयज क्या हो जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाएगा। अगला जो एग्जाम्पल है उसमें देखने वाली बात यह है कि ये जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और फिर भी सम के साथ यूज किया, थोड़ा सा अपवादजनक स्थिति तो नहीं कह सकते, अर्थ इसका अलग जाता है। सम मिस्टर गॉड वॉज आस्किंग अबाउट यू, मिस्टर गॉड तो आपको पता ही है, आपके सामने ही है निकल गया। चलिए, तो मिस्टर गॉड के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं, है ना। हाँ कर्मी भैया, एनीवेज कमिंग बैक, तो मिस्टर गॉड वॉज आस्किंग अबाउट यू, तो इसका अर्थ क्या हो गया, मिस्टर गॉड आपके बारे में पूछ रहे थे। अब सब मिस्टर गॉड का अर्थ क्या हो जाएगा, कोई मिस्टर गॉड, कौन से मिस्टर गॉड हमें नहीं पता, तो कोई। तो जब सम का अर्थ कोई होता है तो इसके बाद हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन में सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर नाउन का यूज कर सकते हैं। किसका, प्रॉपर नाउन का, और किसी चीज का नहीं, है ना दोस्तों।
नाउन वाला जो चैप्टर है पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन क्या होता है, कलेक्टिव क्या होता है। तो आपको पता है कि यहाँ पे है आई बटन, क्लिक करें और नाउन वाला वीडियो लेक्चर फिर से देखें, क्योंकि प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव इनमें बहुत यूज होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारे पास एनी। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एनी के मीनिंग भी सेम टू सेम होते हैं। तो एनी का प्रयोग कुछ, कोई या थोड़े में मात्रा बताने के लिए, कुछ, कोई या थोड़े में मात्रा बताने के लिए, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन तथा संख्या बताने के लिए, या तो सिंगुलर या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नेगेटिव सेंटेंस में होता है। काय में होता है? नेगेटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव में नहीं करते हैं इसको। जब भी आपको कुछ, कोई, थोड़ा बताना हो और वाक्य में नॉट लगा हुआ हो, नो लगा हुआ हो, नेवर लगा हुआ हो, तो एनी का प्रयोग करोगे, सम का प्रयोग नहीं करोगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या है? आई डोंट हैव एनी मिल्क, यहां पे सम मिल्क लिखना गलत हो जाएगा और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आई डोंट हैव डैश मिल्क। सम आ गया ऑप्शन में, एनी आ गया ऑप्शन में, फ्यू आ गया, मैनी आ गया। तो आप क्या सोचोगे? सम लगा दें, सम तो सही है, सम तो जम भी रहा है, लेकिन सम क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ लगता है, नेगेटिव के साथ नहीं लगता। तो यहां पे क्या आएगा? एनी आएगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मेरे पास कुछ दूध नहीं है, थोड़ा भी दूध नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, चले जाओ यहां से। अगला है आई डोंट हैव एनी मनी, है ना? सॉरी, दे डोंट हैव एनी मनी। और वैसे तो अभी रिसेशन चल रहा है दोस्तों। दे डोंट हैव एनी मनी, तो उनके पास क्या नहीं है? उनके पास कोई पैसा नहीं है। तो वापस से यहाँ पे हम लोगों ने एनी का यूज किया, और मिल्क और मनी दोनों क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो एनी का उपयोग जो है हम लोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। टीचर इज नॉट लिसनिंग टू एनी स्टूडेंट्स। जो टीचर इज नॉट लिसनिंग टू एनी स्टूडेंट्स, तो टीचर जो है किसी भी विद्यार्थियों को नहीं सुन रहा है। सुन ही नहीं रहा भैया, कान बंद कर लिया, बोले बोलते रहो, ठीक है, मुझे जो पढ़ाना है पढ़ा के चला जाऊंगा। ठीक है। तो नहीं, यहाँ पे कमेंट में देख रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल बकायदा देखूंगा और रिप्लाई भी करता हूँ मैं। और अगर आपने बाद में भी देखा है तो सारे रिप्लाई और लाइक्स आपको दिखेंगे, ठीक है। और वैसे तो यहाँ पे स्क्रोल में हमारा नंबर भी चलता रहता है। आपको ऐसा कभी कोई दिक्कत आए तो नंबर पे कॉल मत करना, एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि अननोन नंबर से कॉल नहीं उठाए जाते अनटिल अनलेस उनकी तरफ से कोई पहले मैसेज इंटीमेशन नहीं आया हो। दिन भर फोन उठाते रहेंगे तो काम कैसे करेंगे दोस्तों। चलिए अगला एग्जांपल है, टीचर इज नॉट लिसनिंग टू एनी स्टूडेंट्स। है, अच्छा एनी स्टूडेंट है, सॉरी। तो टीचर इज नॉट लिसनिंग टू एनी स्टूडेंट। अब सेम टू सेम है, पहले में स्टूडेंट्स यूज किया था, दूसरे में स्टूडेंट यूज किया। तो पहला था प्लूरल काउंटेबल नाउन और दूसरा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है दोस्तों। तो एनी का प्रयोग हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन दोनों के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन सम में हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन में सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर नाउन के साथ ही करते हैं। ठीक है दोस्तों। एक और एग्जांपल देखते हैं। ही डिड नॉट गिव एनी बुक टू राम, तो उसने कोई किताब नहीं दी राम को, है ना। समझ में आया सबको अच्छे से। एनी का प्रयोग हम लोग कोई के सेंस में करते हैं, लेकिन नेगेटिव में तो कोई मिस्टर गोड़ आपका इंतजार कर रहे हैं, तो या तो ऐसे में आपके लिए पूछ रहे थे, तो हम लोग वहां पे एनी मिस्टर गोड़ का यूज नहीं करते, वहां पे सम मिस्टर गोड़ का यूज करते हैं। वो भी एग्जाम में आता है, ध्यान रहना चाहिए आपको। तो आगे देखते हैं। तो पिंक पिंक में आया है हमारे पास, ये दोनों इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स हैं जो क्वांटिटेटिव तथा न्यूमरल दोनों में आते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है? इंडेफिनिट है, इससे मात्रा पता नहीं पड़ती हमें एग्जैक्टली, या संख्या पता नहीं पड़ती हमें एग्जैक्टली, तो हम लोग क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट हो जाएगा। और ये क्या काउंटेबल भी है, क्वांटिटी के साथ भी यूज करते हैं और हम लोग न्यूमरल के साथ भी यूज करते हैं। यह दोनों का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, इन दोनों का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, और ये दोनों प्रोनाउन की तरह भी यूज आते हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव और पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। गिव मी एनी बुक, गिव मी सम बुक, सेम मीनिंग होगा, है ना। इसी तरीके से यूज करते हैं हम लोग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, प्रोनाउन की तरह कैसे यूज करेंगे? प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल, डू यू हैव एनी बुक, या यस आई हैव सम, यस आई हैव सम। बुक्स बोलने की जरूरत नहीं है, तो सम क्या हो जाएगा आपका? वो प्रोनाउन हो जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन इतना उपयोग में नहीं आता, तो इसलिए मैंने उसको एग्जाम्पल तौर पर बताया भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे जो है बहुत इंपॉर्टेंट वापस से एडजेक्टिव आ रहे हैं, वो है ऑल। ऑल मतलब क्या होता है? तो ऑल का प्रयोग व्यक्ति या वस्तुओं में
व्यक्ति या वस्तुओं संख्या में सब या सबके सब बतलाने के अर्थ में प्लूरल काउंटेबल नाउन तथा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। अर्थ यह है कि ऑल का प्रयोग जो है या तो व्यक्ति हो या वस्तु हो, उनमें सबका सब मतलब पूरा बताने के लिए हमें क्या करना होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखें, ऑल द एनिमीज वर डेड इन पबजी। आजकल खेल रहा हूं मैं, दिखता हूँ कुछ लोगों को, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि सारे के सारे दुश्मन पबजी में मारे गए। रोज मार देता हूं मैं, झूठे मर जाता हूं एनीवेज, तो ऑल द एनिमीज वर डेड इन द पबजी, तो यहाँ पे सारे के सारे दुश्मन जो पबजी में क्या गए, मारे गए। तो इस प्रकार में एनिमीज क्या हो गया आपका, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। समझ में आया दोस्तों? ऑल मिल्क वॉज ड्रैंक बाय द कैट, ठीक है, तो सारा दूध क्या बिल्ली के द्वारा पी लिया गया, है ना दोस्तों। तो ये मिल्क क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। तो सबका सब या पूरा का पूरा हमें बताना होता है तो हम लोग ऑल का यूज करते हैं, और ऑल के साथ हम लोग यूज करते हैं काय का, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का, और प्लूरल काउंटेबल नाउन का। सिंगुलर काउंटेबल नाउन इसके साथ नहीं आते हैं। आगे बढ़े, एक और एग्जांपल है, ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट, तो सारा पैसा इस प्रोजेक्ट में खर्च हो गया है, ठीक है। तो पैसा क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, तो ऑल द मनी का यूज किया, और सारा का भाव देना था आपको, तो हम लोगों ने क्या करा, उसमें जो है मनी का यूज कर लिया, सॉरी ऑल का यूज कर लिया, है ना। वैसे तो एक और इंपॉर्टेंट चीज है ऑल वाली, जो मैंने यहाँ पे शायद लिखा ही नहीं है, मतलब मैंने भूल गया हूँ क्योंकि वो इसमें आती भी नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आती है। आपने सुना होगा एक मूवी थ्री इडियट के बारे में, जिसमें एक बहुत अच्छा फेमस सा डायलॉग है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल याद है आपको? तो ऑल इज वेल और ऑल आर वेल में अंतर क्या होता है, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि वो दोनों ही सही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ऑल का प्रयोग प्रोनाउन की तरह यूज होता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ऑल इज वेल और ऑल आर वेल में अंतर क्या होता है। और अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है दोस्तों, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि उससे आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि रोज 5:30 बजे हम लोग जो है करंट अफेयर्स के क्विज लेके आ रहे हैं, और 6 बजे एमपीजी के स्पेशल क्विज बाय द लेजेंड ऑफ एमपीजी के लोकेंद्र सर द्वारा आ रहे हैं। और मेरे लेक्चर हो गए धनखड़ सर के, जो थोड़े से बड़े बड़े लेक्चर्स हैं, वो किसी भी टाइम आ सकते हैं। आमतौर पर सुबह 10 बजे आएंगे और शाम को 6:30 बजे हम लोग उसको ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो ब्रॉडकास्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, और अपलोड की वजह से क्या होता है कि टाइम बहुत लग जाता है, तो उसमें एग्जैक्टली टाइम फिक्स नहीं हो पाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे है होल, होल, हॉल, हॉल, हाँ, तीनों का उच्चारण लगभग सेम होता है, HOLE, WHOLE और HALL, हॉल। तो हॉल जो होता है ना, कमरा होता है बड़ा, तो उसमें आ का उच्चारण आता है, लेकिन बाकी ये तो होल है, होल। तो होल जो है वो सेम टू सेम उच्चारण देते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो W को देख के आप हॉल हॉल बोलना मत, चलो होल ही बोलते हैं उसको, ठीक है, होल, अंदर तो आ जाएगा, होल, हॉल, होल, प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल कि हॉल और ऑल में अंतर क्या है। तो हॉल का प्रयोग व्यक्ति या वस्तुओं के समूचा या संपूर्ण अंगों का बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, पर्टिकुलरली प्रॉपर और कॉमन नाउन के पहले किया जाता है, ठीक है। तो मतलब सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही होल का प्रयोग होता है, जबकि ऑल का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। अब यहां पर भी हम लोग बात कर रहे हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन में किसके बारे में, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन को उसमें यूज नहीं करते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं इसमें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, द होल कंट्री इज फाइटिंग विद कोरोना, तो संपूर्ण देश या पूरा देश जो है कोरोना से लड़ रहा है। अब कंट्री क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, ठीक है। आगे देखिए, द होल ऑफ इंडिया इज ब्लेमिंग चाइना फॉर कोरोना, और इंडिया क्या, सारी देश जो है चाइना को ब्लेम कर रहे हैं कोरोना के लिए। तो द होल ऑफ इंडिया, अब इंडिया क्या है, सिंगुलर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन तो वैसे भी सिंगुलर ही होते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर देखो, ऊपर यूज किया हम लोगों ने द होल कंट्री,
और नीचे यूज किया द होल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसमें अंतर क्या है वो मैं आपको नोट में बताऊंगा ही सही। वैसे तो क्या क्यों ऑफ आया वहां पर, अभी अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो क्रांति होल बॉडी वॉज कवर्ड, तो क्रांति का पूरा शरीर ढका हुआ था। तो पूरे अंगों के बारे में बात करें, पूरे शरीर के बारे में बात करें, सिंगुलर क्या था, वो प्रॉपर नाउन था। तो नोट ये इसके अंदर की होल का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले होता है ना, तथा होल ऑफ का प्रयोग सिंगुलर प्रॉपर नाउन के पहले होता है। तो जब इंडिया का यूज किया था तो ऑफ का यूज किया था, और जब कंट्री का यूज किया था तो ऑफ का यूज नहीं किया था। तो ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक नंबर ये कवर करा सकती है। तो याद रखिएगा क्या, कि जब द होल आए तो उसके आगे हमें सिंगुलर कॉमन नाउन होगा तो ऑफ का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर नाउन होगा तो ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा। समझ में आया दोस्तों? अब आप बॉडी देखोगे, देखो क्रांति तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन बॉडी क्या है, बॉडी तो कॉमन नाउन है ना, इसलिए ऑफ का प्रयोग नहीं किया वहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे जो है हमारी आज की आखिरी स्लाइड है, और यहाँ पर जो है एडजेक्टिव्स के सारे लेक्चर्स लगभग खत्म हो चुके होंगे। वैसे तो एडजेक्टिव बहुत लंबा चला गया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट भी था इसलिए इतना लंबा चला गया। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सच। सच क्या होता है? सच वही होता है जो आप बोल नहीं पाते हैं, मैं मजाक कर रहा हूं। सच और सेम, सेम को हम लोग सिर्फ सेम की तरह नहीं पढ़ते, द सेम की तरह पढ़ते, लेकिन द लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इसको यूज ही द सेम के साथ कर जाता है, और इन दोनों का मीनिंग सेम टू सेम होता है दोस्तों। सच तथा सेम का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में सिंगुलर काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, और इनका अर्थ होता है ऐसा। कैसा होता है? ऐसा, ऐसा व्यक्ति है ना, ऐसा लड़का, वह ऐसा लड़का, वैसा नहीं, ऐसा ही होता है ना। तो द सेम मतलब हो जाता है वही, और सच भी मतलब क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो आपको याद रखना है बेसिकली कि ये सभी प्रकार के नाउन के साथ यूज होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंतर क्या है, वो ये है कि सच के आगे द नहीं लगेगा और सेम के आगे द लग जाएगा। तो एग्जाम्पल देखें। अच्छा, एग्जाम्पल से पहले क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो अ या एन का उपयोग तो करते ही हैं, लेकिन क्या होता है ना कि एडजेक्टिव्स जब पढ़ते हैं, आर्टिकल्स जब पढ़ते हैं, तो आर्टिकल्स में ये पढ़ाया जाता है दोस्तों कि आपको नाउन दे रखा हो, नाउन के आगे एडजेक्टिव हो, तो आर्टिकल का प्रयोग जो होता है वो एडजेक्टिव के आगे होता है ना। लेकिन सच के साथ थोड़ी कंडीशन अलग है। सच में हम लोग जो है सिर्फ नाउन के आगे ही क्या यूज करते हैं, आर्टिकल का यूज। और आर्टिकल का यूज जो करते हैं हम लोग कब करते हैं, जब वो नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है और काउंटेबल होता है। अ, एन और द तीन ही तो आर्टिकल होते हैं, एक डेफिनेट और एक इंडेफिनेट होता है। चलिए, तो आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन आपको याद रखना है ये, ठीक है। अपवादजनक स्थिति है, वापस से रिपीट करूंगा मैं आपको आर्टिकल में। तो सच के बाद अ या एन का यूज करेंगे और सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होता है। सच के बाद हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन पीसीएन का यूज कर सकते हैं। सच के बाद यूसीएन अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, सच अ स्टूडेंट, ऐसा विद्यार्थी, ठीक है। सच स्टूडेंट्स, ऐसे विद्यार्थी। सच मिल्क, ऐसा दूध, ठीक है। दूध की बहुत मारामारी है आजकल लॉकडाउन में, और वो की वही कहानी हमारे पास द सेम के साथ आएगी। सेम तो नॉर्मल है, देखो सेम के आगे आर्टिकल लग जाता है, लेकिन उसमें द ही लगता है, अ सेम नहीं लगता है। तो द सेम के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, द सेम के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन और द सेम के बाद अनकाउंटेबल नाउन, तीनों का यूज होता है। सेम टू सेम एग्जाम्पल है, द सेम स्टूडेंट, द सेम स्टूडेंट्स, द सेम मिल्क। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वही, है ना, वही, ठीक है। और सच में क्या जा रहा था हमारा, ऐसा। लगभग लगभग सेम मीनिंग देते, ज्यादा डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो यहां पर हमारा एडजेक्टिव्स का लेक्चर समाप्त होता है, और आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। एडजेक्टिव्स के इससे पहले मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर रखे थे, उनको भी देखिएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज दोस्तों इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। जितना ज्यादा आप हमें प्यार करेंगे उतना हमें एनर्जी मिलेगी और लेक्चर्स अपलोड करने के लिए, क्योंकि लेक्चर को बनाने में, करने में, ऐसी स्लाइड्स बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। चलिए दोस्तों, कोरोना जो है काफी चरम पे है। मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि गवर्नमेंट लिबरल हो चुकी है अर्थव्यवस्था को मैनेज करने की, लेकिन कोरोना लिबरल नहीं हुआ है। तो अपने हाथ टाइम टाइम पे धोते रहें, मास्क लगा के घूमें, अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग में मेंटेन करके रखें। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। और दोस्तों, मेरा तो सिर्फ यही मानना है कि आप है तो हमारा देश है, तो अपने देश का ध्यान रखिए, खुद का ध्यान रखिए। नमस्कार।